जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सभी का दिल से स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पोते का सबक। इस कड़कड़ाती भयंकर ठंड में ग्वालियर के मेले में भीड़ को चीरती हुई 70 वर्षीय वृद्ध आदमी की मधुर आवाज़ लोगों को अपना दीवाना बना रही थी। 70 वर्षीय वीर प्रताप जी एक सीधे साधे आदमी थे। वह ग्वालियर की सड़कों के किनारे फुटपाथ पर अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वीर प्रताप जी के परिवार में कोई नहीं है, उनका एक भरा पूरा परिवार है। उनके परिवार में 2 बेटे और बहुएं हैं। पोता पोती सभी थे, लेकिन अपने बेटे बहू के व्यवहार से परेशान होकर वह खुद ही घर छोड़कर चले आए। तब से ही वह सड़कों के किनारे रहते थे। वह कभी मेले में तो कभी मंदिर के बाहर गाना गाकर पैसे कमाते थे। लोग उनका गाना बड़े ही शौक से सुनते थे, क्योंकि वे बूढ़े होने के बावजूद भी इतना सुरीला गाते थे। एक दिन वह मेले में गाना गा रहे थे, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तभी कुछ लोग उनसे कहते हैं, अरे बाबा, आप तो बहुत अच्छा गा लेते हो। यह कहकर वो लोग उनका वीडियो बनाने लगे। बेटा, सब समय सिखा देता है। पहले मैं शौक से गाता था, आज दुखी होकर गाता हूँ। अब उम्र तो इतनी रही नहीं कि कुछ भारी काम कर पाऊँ, इसलिए अपनी आवाज़ ही काम पे ला रहा हूँ, ताकि अपनी पत्नी को रोटी खिला सकूँ। लेकिन बुढ़ापे में तबीयत भी कहाँ साथ देती है। वैसे बाबा, इतनी कड़ाके की ठंड है, आपने स्वेटर टोपी कुछ पहना क्यों नहीं? क्या आपको ठंड नहीं लगती? मेले की भीड़ में गाना सुनते हुए एक आदमी ने कहा, ठंड भी लगती है और भूख भी बेटा, लेकिन दोनों की लड़ाई में भूख हमेशा ज़्यादा तड़पाती है। इसलिए ठंड को अनदेखा करके भूख के लिए गाना पड़ता है। वीर प्रताप जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे बाबा, आप रो मत। जिनका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। यह कहकर वहाँ मौजूद हर कोई थोड़े थोड़े पैसे वीर प्रताप जी को देते हैं। तो वीर प्रताप जी उन लोगों को शुक्रिया अदा करके आगे चले जाते हैं। वीर प्रताप जी रोज़ मेले में जाकर और कभी मंदिर के बाहर ऐसे ही गाना गाकर भीख मांगते हैं। लेकिन एक लड़का रोज़ उनको पैसे न देकर खाना देता था। उस दिन वह लड़का जब वीर प्रताप जी को खाना दे रहा था, तब वीर प्रताप जी ने उनसे पैसे मांगे। लड़के ने उनसे पूछा, क्या बात है बाबा, आज भूख नहीं लगी है? क्या बताऊं बेटा, तुम रोज़ मुझे खाना देते हो, अकेले खाने को मेरा मन नहीं करता, इसलिए तुम्हारा दिया गया खाना मैं रख लेता हूँ, पर जब तक तुम्हारी दादी तक पहुँचता हूँ यह खाना खराब हो जाता है। तो इससे हमें ना खाना मिलता है और ना ही दिन भर में बस इतनी कमाई हो पाती है कि सिर्फ एक लोग का ही पेट भर सके, इसलिए आज पैसे मांगे बेटा। वीर प्रताप जी ने आंखों में आंसू लिए कहा। तो वह लड़का वीर प्रताप जी की बात मानकर उन्हें पैसे दे देता है, पर वह सोचता है, क्या पता यह सच बोल रहे हैं या झूठ, कौन जाने, पैसे कमाने का नया तरीका हो। मंदिर के पट बंद होने पर वह वहां से चल देते हैं और साथ में वह लड़का रोहित भी वीर प्रताप जी की बात का पता लगाने के लिए उनका पीछा करने की सोचता है और उनके पीछे चला जाता है। मंदिर के थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ के नीचे एक तिरपाल लगा हुआ था, जिसके अंदर वीर प्रताप जी चले जाते हैं। उसके अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी है, जो दिखने में काफ़ी कमज़ोर और कई दिनों से भूखी लग रही थी। बाबा उस बूढ़ी दादी के साथ बैठकर पैसे गिनने लगते हैं। उनकी हालत देखकर रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोहित एक हेल्पलाइन संस्था से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसने अपनी संस्था के लोगों को तुरंत फ़ोन करके बुज़ुर्गों के लिए गर्म कपड़े मंगाए, क्योंकि इतनी ठंड में दोनों एक पतली सी चादर ओढ़कर बैठे थे। वह तिरपाल भी इतना पतला था कि शायद उससे उनका बचाव नहीं हो पा रहा था। थोड़ी ही देर में रोहित के संस्थान के लोग कपड़े और कुछ खाने का सामान लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। लोगों को वहां देखकर वीर प्रताप जी चौंक जाते हैं और रोहित से कहते हैं, क्या बात है बेटा, तुम यहाँ? मैंने तुमसे पैसे मांगे तो तुम यह देखने आए होंगे कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। देख लो, कुछ भी झूठ नहीं कहा था मैंने। हम गरीबों को 2 वक्त की रोटी तो क्या, पहनने ओढ़ने के लिए एक फटा कपड़ा भी नसीब नहीं होता।
यह कहते कहते वीर प्रताप जी रोने लगे। अरे बाबा नहीं, मैं तो आप जैसे लोगों की मदद करने के लिए ही हूँ। मैं हर रोज़ आपको मंदिर के बाहर देखा था, पर आज आपकी मदद करने के इरादे से आपका पीछा किया। बाबा, यह लीजिए आप दोनों के लिए कुछ गर्म कपड़े, और अब से आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे। चलिए आप दोनों मेरे साथ। वीर प्रताप जी ने रुंधे गले से आश्चर्य से पूछा, बेटा तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? रोहित ने कहा, बाबा हमारे व्रत आश्रम, जहाँ आप जैसे कई लोग रहते हैं, आपको वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। रोहित ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, पर बेटा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ भी कुछ खर्च तो देने होते होंगे ना, क्योंकि हमने सुना है कि बिना कोई खर्च के वहाँ पर भी रहने को नहीं मिलता, और जब उनके बच्चे कोई खर्च नहीं देते तो वह भी उन्हें निकाल देते हैं। बेटा कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन रखने के बाद हमें वहाँ से भी निकाल दिया जाए, और जहाँ जगह हम रह रहे हैं वो भी हाथ से चली जाए। बड़ी मेहनत से तो ये तिरपाल का जुगाड़ किया था बेटा, पर मैं तो कहता हूँ तुम लोगों ने हमें गर्म कपड़े तो दे ही दिए हैं, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें यहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर वीर प्रताप जी ने हाथ जोड़कर रोहित से कहा, अरे बाबा आपको वहाँ से कोई नहीं निकालेगा, क्योंकि आप लोगों के खर्चे के लिए हम लोग चंदा जो देते हैं। आप यह सब मत सोचिए और चलिए हमारे साथ। पर बाबा क्या आपके परिवार में और कोई नहीं है? मेरा मतलब आप लोगों के बच्चे कहाँ हैं? अब क्या बताऊं बेटा, दो बेटे हैं हमारे और सारे अच्छे काम भी करते हैं, पर हम तो अब बुढ़ापे की वजह से किसी काम के नहीं रहे, इसीलिए बेटे भी अब हमारे काम क्यों आएंगे? वीर प्रताप जी ने भींगी आंखों से कहा। यह सब सुनकर रोहित को बड़ा दुख हुआ। बाबा बच्चे जब छोटे होते हैं तो वह भी किसी काम के नहीं होते, फिर भी माता पिता उन्हें अपने हर काम को छोड़कर उन पर ध्यान देते हैं, तभी तो उनका भविष्य संवारने के लिए माँ बाप इतना काम करते हैं कि उनकी चप्पल तक घिस जाती है, और वही बच्चे बड़े होकर उन्हीं माँ बाप को बोझ समझकर अपने से दूर कर देते हैं। पता नहीं हमारी संस्कृति कहाँ लुप्त होती जा रही है। एक समय था जब भगवान राम अपने माता पिता की आज्ञा से सिंहासी राजमहल छोड़कर वनवास चले गए थे, और आज एक समय है जब बच्चे अपने माँ बाप को वनवास काटने के लिए सड़क पर छोड़ देते हैं। रोहित ने नम आँखों से कहा, बेटा सच कहा तुमने, लेकिन आज के ज़माने की सोच में तुम भी तो हो ना एक अच्छे इंसान। फिर वह सभी एक आश्रम पहुँचते हैं जहाँ पर उन दोनों की रहने की व्यवस्था पहले से ही होती है। दोनों वहाँ आराम से रह रहे होते हैं, लेकिन एक दिन वीर प्रताप जी ने वहाँ कुछ ऐसा देखा कि उनके पैरों तले जमीन सरक गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पुष्पा जल्दी से अपनी पोटली बांधो, हमें चुपचाप यहाँ से निकलना पड़ेगा, वह भी अभी के अभी। पर क्यों? रात भी इतनी हो गई है, इस वक्त हम लोग कहाँ जाएंगे? अचानक क्या हुआ बताइए तो सही। पुष्पा जी ने प्रश्नवाचक निगाहों से पूछा। अभी कुछ भी बताने का समय नहीं है पुष्पा। अरे मैं तो कब से सबके सोने का इंतज़ार कर रहा था, तुम जल्दी से पोटली बांधो, बस अभी के अभी चलो यहाँ से, वीर प्रताप जी ने हड़बड़ी में कहा। फिर दोनों चुपचाप रात के अंधेरे में वहाँ से निकल जाते हैं और वापस उसी पेड़ वाली जगह पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे पेड़ काटा जा चुका था और उसकी जगह पर एक पार्किंग एरिया बनाया गया है। वहाँ बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी हुई थीं। अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं आपको भी कौन से दौरे आते हैं, इतने अच्छे से तो हम वहाँ रह रहे थे, खाने पीने का भगवान ने इतना अच्छा बंदोबस्त कर दिया था, पर फिर आ गए ठंड में यहाँ पर रहने के लिए। तभी वीर प्रताप जी बोले, पुष्पा मेरे वहाँ से आने का कारण अगर तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम भी कहोगी कि मैंने ठीक किया। मतलब जरा साफ साफ बताइए, पुष्पा जी ने पूछा। मतलब यह है कि पुष्पा, जो लड़का हमें यहाँ से लेकर गया था वह कोई और नहीं बल्कि मनीष का बेटा है। तुम्हें तो पता है कि मनीष हमारे साथ क्या करता था और क्या करने की वह सोच रहा था। अब अपने बेटे को भी यही सिखाया होगा उसने। एक बार तो हम वहाँ से भाग गए, पर हर बार भाग नहीं पाएंगे। मैं तो कहता हूँ हमें इस शहर को छोड़कर चले जाना चाहिए।
वीर प्रताप जी ने कहा, क्या वह मनीष का बेटा था? पर आपको कैसे पता चला? जब हमने उसे आखिरी बार देखा था तब तो वह काफ़ी छोटा सा था, फिर आपने उसे कैसे पहचाना? पुष्पा जी ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, उस दिन हमें वृद्धाश्रम में छोड़ने के बाद जब वह वहाँ से निकला तो मैं उसे धन्यवाद देने के लिए उसके पीछे गया तो मैंने उसे आश्रम के गेट के बाहर मनीष से बात करते हुए देखा था। जहाँ के लोगों से पता करने पर पता चला कि वह उसका पिता है। मुझे समझते देर नहीं लगी, यह लड़का मुझसे इतना मीठा मीठा क्यों बोल रहा था? ज़रूर इसके बाप ने उसे भेजा होगा। वीर प्रताप जी की बात सुनकर पुष्पा जी ने कहा, वह हमें जो आश्रम लेकर आया था वह तो सच था ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पुष्पा, अब हमारा विश्वास जीतने के लिए उसे ये सब तो करना ही पड़ता ना, और कौन जाने इसके बाद वे लोग हमारी दुर्गति करने की ही सोच रहे हों। चलो पुष्पा जल्दी करो, हमें रातों रात यह शोर छोड़ के निकलना पड़ेगा। पुष्पा जी ने डरते हुए कहा, अरे लगता है बुढ़ापे में आपका दिमाग खराब हो गया है। हमारी उम्र जानकर भी आपको लगता है हम पैदल ही शहर से निकल पाएंगे, वह भी रात के अंधेरे में? रास्ते में पुलिस ने चोर डकैत समझ के हमें अंदर डाल दिया तो? पुष्पा जी की बात सुनकर वीर प्रताप जी बोले, यह बात तो सही है तुम्हारी पुष्पा, चलो यहीं सड़क के किनारे थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, रोशनी होते ही सुबह चल पड़ेंगे। यह कहकर वीर प्रताप जी और पुष्पा जी वहीं बैठ जाते हैं और अपनी पिछली यादों में खो जाते हैं। दोनों भाई मनीष और अविनाश वीर प्रताप जी और पुष्पा जी के साथ ही रहते थे। वीर प्रताप जी एक बहुत बड़ा कपड़े का शोरूम चलाते थे, वह भी शहर के बीचों बीच। वीर प्रताप जी और उनके बेटे वह भी सब उनके साथ कपड़े का ही शोरूम संभालते थे। शोरूम में हमेशा इतनी भीड़ होती थी कि वह लोग बड़े बड़े दूर दूर से शॉपिंग करने के लिए आया करते थे। इधर घर पर पुष्पा जी हर दिन तीनों का इंतज़ार करती। बड़ा ही खुशहाल परिवार था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। घर के हर काम के लिए नौकर लगे हुए थे, लेकिन खाना वह खुद से ही बनाती थी। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिस पर खाना बनाने वाले को रखने की बात भी होती थी, पर पुष्पा जी हमेशा मना कर देती। हर काम के लिए नौकर रखे हुए थे, पर खाना वह खुद ही बनाना और खिलाना पसंद करती थी। समय ऐसे ही बीतता गया और दोनों बेटों की शादी भी हो गई। आकांक्षा और अंकिता पहले तो मिलजुल कर रहा करती थी, फिर धीरे धीरे आपस में लड़ाई बढ़ती गई और परिवार अंदर ही अंदर खोखला होता चला गया। बात बात पर झगड़े होने लगे। यह सब देखते देखते वीर प्रताप जी बीमार रहने लगे और उन्होंने जल्दी ही बिस्तर पकड़ लिया। उसके बाद तो हालत और भी ज़्यादा बदतर होती गई। दोनों भाइयों ने शोरूम की कमाई को चुराना शुरू कर दिया, जिससे शोरूम में बहुत घाटा हो गया। अंत में शोरूम बंद करना पड़ा। वीर प्रताप जी ने सबको अलग रहने के लिए कह दिया और उसी घर में सभी ने अपना अपना हिस्सा अलग अलग कर लिया। अब सभी अलग अलग रहने लगे। सबसे बड़ा सवाल उठा कि माँ बाप कहाँ रहेंगे, तो दोनों ने माँ बाप को रहने का इंतज़ाम तो कर दिया, पर दोनों उनकी जिम्मेदारी लेने से कतराने लगे। सभी एक दूसरे पर थोपने लगे थे। जिस शोरूम को वीर प्रताप जी ने इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, आज उस शोरूम पर नामो निशान तक नहीं था। दोनों बेटों ने दुकान के पैसे हड़प कर कुछ तो अपने घर में जमा कर लिए थे। वीर प्रताप जी तो अभी अभी बिस्तर से ही उठे थे। वे काफ़ी दिनों से अपनी बीमारी की वजह से काफ़ी रुपए खर्च कर चुके थे। दोनों बेटों ने यह फैसला किया कि वह दोनों 3-3 महीने के लिए माँ बाबूजी को अपने पास रखेंगे। वैसे माँ बाप तो रहेंगे इसी घर में ही, बस खाने के लिए 3 महीने एक बेटा खर्च करेगा तो 3 महीने दूसरा। वीर प्रताप जी ने अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर बस रोते ही जा रहे थे, पर अपनी अवस्था के कारण अपने आंसू पोंछ लेते। पहले उन्हें रखने की बारी आई उनके बड़े बेटे और बहू की, लेकिन आकांक्षा तो उनसे हमेशा ही चिढ़ती थी। पुष्पा जी सोचती थी कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है जो बहू उनसे ऐसा बर्ताव करती है। पुष्पा जी बरसों से दोनों बेटों और पति के खान पान का ध्यान रखती थी। मजाल है कि कोई उनकी देखभाल में कमी निकाले, पर आज वह दोनों अपने ही घर में अजनबियों की तरह रह रही थी।
एक दिन सुबह आकांक्षा पुष्पा जी से कहती है, देखिए मम्मी जी, अब हम कोई रईस तो है नहीं, इसलिए ऐसे बैठकर खाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। घर के सारे काम आप करेंगी और बाहर के पापा जी करेंगे, तभी आप लोगों को खाना मिलेगा। पुष्पा जी चुपचाप सिर हिलाकर बहू की जली कटी बातें सुन लेती और चुपचाप रसोई में चली जाती। वह दिन भर काम करती, फिर भी आकांक्षा उन लोगों को खाना देते वक्त यही कहती, पता नहीं कुछ लोग अपनी अच्छी किस्मत लिखवा कर आते हैं कि बैठे बिठाए मुफ्त का फ्री का खाना खाते हैं और उनको खिलाने वाला खुद पिसता रहता है। एक कप चाय को भी कभी कभी सुबह के अलावा मांग लिया तो उन्हें चाय का तो पता नहीं, ताने ज़रूर सुनने को मिल जाते। और कभी कभी अगर पुष्पा जी अपने आप रसोई में खाना ले लेती तो बहू उनके हाथ से छीन लेती और उन्हें डंडे से खूब मारती थी। पुष्पा जी बेचारी चुपचाप सारी मार सह जाती। इसी तरह दिन बीतते गए और वह दिन दोनों और भी ज़्यादा बदतमीज़ और ख़तरनाक होते गए। अब यह दोनों अपने माँ बाप को एक एक दिन छोड़कर खाना देते थे और एक दो बिस्किट ही चाय के साथ दे दिया करते थे। कहते थे कि उनकी कमाई इतनी नहीं है कि अपना पेट तो भर नहीं पाते, अब तुम दोनों को कहाँ से खिलाएं। बस हमारे लिए ही घर पर खाना नहीं बनता था, पर वे अपने कमरे में चुपचाप बाहर से लाकर खा लेते। वीर प्रताप जी अकेले में चुपचाप रोते, उधर पुष्पा जी भी अकेले में छिप छिप कर रोया करती। कभी भी दोनों एक दूसरे के सामने नहीं रोते। फिर बारी आई अविनाश और अंकिता की, और वीर प्रताप जी पुष्पा जी अब उनसे बड़ी ही उम्मीद लगाए बैठे थे, पर अविनाश की सोच उनसे अपने माता पिता को मुफ्त में खिलाने की जगह उनका इस्तेमाल कर पैसे कमाने का सोच रहा था। उसने वीर प्रताप जी से कहा, पापा आप तो जानते ही हैं हमारा शोरूम अब बंद हो चुका है और ऐसे में वापस से शोरूम को खड़ा करना चाहता हूँ। अगर आप मेरा साथ दें तो हम फिर से वही शोरूम खड़ा कर देंगे। पापा, भैया ने आप दोनों को बहुत सताया है और मैं इसलिए चाहता हूँ आप उनके पास दोबारा ना जाएं। आप हमेशा से सर उठाकर जीते आए हैं और आगे भी ऐसे ही जिएंगे, इसलिए मैंने एक शोरूम पर आपके लिए बात कर ली है। कुछ नहीं, आपको वहाँ बैठकर हिसाब किताब देखना है, जिसके लिए आपको तनख्वाह भी मिलेगी और माँ अपनी बहू के संग मिलकर घर के कामों में मदद कर दिया करेगी। सब मिलकर काम करेंगे तो पैसे कमाएंगे, तो जल्दी अपना छोटा सा सही मगर एक शोरूम खुल जाएगा। अब अविनाश की बात सुनकर वीर प्रताप जी और पुष्पा जी खुशी से सोचने लगे कि चलो, एक को तो हमने अच्छे संस्कार दिए हैं। यही सोचकर वह सारे राजी हो गए। वीर प्रताप जी और पुष्पा जी पूरी मेहनत और लगन से इस उम्र में भी काम कर रहे थे, पर वीर पिताजी बस मनीष की बात पर विश्वास कर मेहनत किए जा रहे थे। इधर मनीष और अंकिता अपने प्लान को सफल होता देख बहुत खुश हो रहे थे। वह दोनों वीर प्रताप जी और पुष्पा जी के पैसों से ऐश कर रहे थे और जानबूझकर सुबह घर से निकल जाता, यह कहकर कि वह भी काम पर जा रहा है और शाम को लौटता। पर वह दोस्तों के साथ पूरे दिन आवारागर्दी करने के लिए जाता था। एक दिन वीर प्रताप जी ने उसे दोस्तों के संग आवारागर्दी करते हुए देख लिया और घर आकर पुष्पा जी को सब कुछ बता दिया। चलिए जी, उससे बात करते हैं, आखिर कोई गलत संगत में तो नहीं पड़ गया हमारा बेटा। बहू को भी बताते हैं। यह सोचकर दोनों जैसे ही उनसे बात करने जाते हैं और जो वह सुनते हैं उसके बाद तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही सरक जाती है। अंकिता, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी, तारीफ़ करो उतनी ही कम है। भैया लोग तो उन्हें बोझ समझकर अपने पैसे खर्च कर डाले, पर वही हम इन्हीं से अपनी जेब भर रहे हैं और यह काम भी कर रहे हैं और यहाँ हम आराम कर रहे हैं। बस अब ऐसे ही इन्हें उल्लू बनाकर यह पूरा घर और शोरूम की ज़मीन हमें अपने नाम करनी होगी। भैया लोगों से कुछ कम दाम में बेचकर फिर कमा लेंगे, सब देखते ही रह जाएंगे। और अगर ज़्यादा नखरे दिखाएंगे तो आजकल बुढ़ापे में लोग पागलों की जैसी हरकतें करते हैं, इसलिए इन्हें हम पागल खाने भेज देंगे और इनसे पीछा भी छूट जाएगा। बस एक बार शोरूम वाली ज़मीन वापस आ जाए मेरे हाथ में। यह कहकर दोनों हंसने लगे। वीर प्रताप जी और पुष्पा जी अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तुरंत ही घर छोड़ देते हैं। वह सोचते हैं कि हमें अपना घर और शोरूम की ज़मीन कुछ भी नहीं चाहिए, घर से दूर सड़क पर रह लेंगे। यह कहकर घर से रातों रात ही निकल पड़ते हैं।
क्योंकि अब वह इन जैसी औलादों का चेहरा देखना नहीं चाहते थे। और तभी से इनके दिन सड़क पर ही बीत रहे थे कि क्या पता कब ये दोनों हमें मौत के घाट उतार दें। यह सोचते हुए दोनों बिना किसी को कुछ बताए घर छोड़ देते हैं। दोनों ही रात भर रोते रहे, वही सो गए और जब उनकी सुबह आँख खुली तो रोहित को अपने सामने खड़ा देखा उनके होश उड़ गए। इससे पहले वे कुछ कह पाए, रोहित कहता है, क्या हुआ दादाजी, ऐसे ही चले आए? क्या सोचा कि मनीष का बेटा है तो यह भी बुरा ही होगा? दादा शब्द सुनकर दोनों हैरानी से रोहित को देखने लगते हैं। रोहित दौड़कर अपने दादाजी को गले लगाकर रोने लगता है। दादाजी, मुझे शुरुआत से ही पता था कि आप मेरे दादाजी हैं, क्योंकि आप लोगों की तस्वीर देखी थी मैंने घर पर। आपसे अजनबी बनकर इसलिए मिला क्योंकि मैं जानता था आपको पता लगते ही कि मेरे पापा कौन हैं, जैसे आपने कल किया वैसा ही करते। पर दादाजी, जैसे आपने जाना कि मेरे पापा कौन हैं, वैसे ये भी जान लेती कि मैं अब अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहता हूँ। दरअसल ताऊजी और पापा जी, आप लोगों पर अत्याचार हमने भी देखा था। कभी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी, क्योंकि तब हम बहुत छोटे थे तो हमें दबा दिया जाता था। पर दादाजी, मैंने इसको हमेशा अपने दिमाग में रखा और आज जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो मैंने आप लोगों को ढूंढ लिया। पता है दादाजी, मम्मी पापा तो सारे लोग बस यही मानते हैं कि आप लोग मर चुके हैं ताकि वह घर और शोरूम की ज़मीन पर आराम से रह सके। पर अब वह शायद नहीं जानते कि सड़क पर रहने की बारी अब उनकी आने वाली है। क्या कह रहे हो बेटा? हमें कुछ समझ में नहीं आया, वीर प्रताप जी ने पूछा। तब रोहित ने बताया कि अब आप आम इंसान नहीं रहे। यह देखिए आप, जब आप मेले में गाना गाते थे तब आपका गाना किसी ने रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर डाल दिया था। इससे आप वायरल हो गए हैं और अब आपको करोड़ों लोग जानने लगे हैं। आप मशहूर हो चुके हैं दादाजी। चलिए, अब आप लोगों को सड़क पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वह उन्हें अपने मोबाइल पे एक वीडियो दिखाने लगता है। शहर के एक बहुत बड़े नामी जगह पर बहुत बड़ा प्रोग्राम था और सिंगर के तौर पर वीर प्रताप जी को बुलाया जाता है। जैसे ही रोहित अपने दादा दादी को लेकर वहां पहुंचता है, सभी लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने और हाथ मिलाने के लिए आ जाते हैं। वीर प्रताप जी की आवाज़ सुनने के लिए लोगों की भीड़ तो खचाखच भरी थी। सब लोग इस उम्र में उनकी आवाज़ को सुनकर हैरान रह जाते हैं। देखते ही देखते वह मशहूर होने लगे और इतना मशहूर हो गए कि अपना घर, गाड़ी, नौकर, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अब इन्हें एक दिन पुष्पा जी रोहित को गले लगाते हुए बोली, शुक्रिया बेटा, हमारी ज़िंदगी में आकर हमें इस काबिल बनाने के लिए। वीर प्रताप जी बोले, पर बेटा, उस दिन तो मैंने तुम्हें मनीष के साथ देखा था, फिर तुम कैसे कह रहे हो कि तुम उनके साथ नहीं रहते हो? वो दादाजी, दरअसल मेरे घर छोड़ने पर वे यूं ही अक्सर मुझे मनाने और अपने साथ घर ले जाने के लिए आते रहते हैं। पर दादाजी, आप ये सब छोड़ो, हमें सबसे पहले वहाँ जाकर आपके परिवार के राक्षसों को हटाना है। अब उनको भी पता चले कि जिस माँ बाप को उन्होंने बोझ समझकर घर से फेंक दिया था, आज लोग उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं। अब वक्त आ गया है उनको सज़ा देने का। पता है, माता पिता होने के नाते आप लोगों को यह सब करना अच्छा नहीं लगेगा, पर अगर आप लोगों ने उन्हें अभी सबक नहीं सिखाया तो हर बच्चा अपने माता पिता के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। कभी कभी माता पिता को भी अपने बच्चों को सबक सिखाने के लिए कठोर कदम उठाना पड़ता है। पुष्पा जी ने कहा, मैं तो हैरान हूँ बेटा, जो संस्कार हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए, वह संस्कार हमारे बच्चों ने अपने बच्चों को दे दिए। दादी, यह संस्कार तो आपकी ही झलक है, आपके बच्चे तो इससे कोसों दूर हैं। उन्हें तो संस्कारों का सही मतलब भी नहीं पता। कुछ ही दिन बाद रोहित अपने घर पहुंचता है। उसे देखकर मनीष कहता है, आ गया बेटा तू। कोई भला अपने माता पिता से कितने दूर दूर रह सकता है? आखिर माता पिता कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते, पर बच्चे तो माता पिता का बुरा चाह सकते हैं ना पापा? रोहित ने गुस्सा होते हुए कहा, नहीं बेटा, तूने हमारा कुछ बुरा नहीं किया। अब तू आ गया है ना, सब सही हो जाएगा, मनीष ने कहा।
पापा, मैं अपनी नहीं आपकी बात कर रहा हूँ। जो आप लोगों ने दादाजी और दादी के साथ किया उसकी बात कर रहा हूँ। रोहित ने गुस्से में उबलते हुए कहा, बेटा, जो हो गया सो हो गया। वे लोग भी बड़े मतलबी थे, अब रहने दो इनकी बातों को। कहते हैं मरने के बाद किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, वरना तुम्हें आज हम बताते कि वह लोग कैसे थे। अपने पिता की बात सुनकर रोहित को और भी तेज गुस्सा आ गया और वह भड़कते हुए बोला, आप लोगों से किसने कहा कि वह मर चुके हैं? किस दुनिया में रहते हो आप लोग? रोहित मुस्कुराते हुए बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? मनीष ने चिल्लाते हुए कहा। रोहित ने तुरंत अपना मोबाइल खोलकर दिखाया तो सभी के पैरों तले जमीन सरक गई। पिता का बंगला, गाड़ी देखकर सारे मानो बेहोश होने वाले थे। हम आज यहाँ आप लोगों के विचार और अपना हक लेने आए हैं। जरा हम भी तो सुने कि कैसे थे हमारे दादाजी और दादी जी। यह कहकर रोहित वीर प्रताप जी और पुष्पा जी को बुलाता है तो जैसे ही उनकी कार बेटों के घर के पास आकर रुकती है, उनको देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वीर प्रताप जी गुस्से में कहते हैं, हम सच में बड़े मतलबी थे, पर कभी मतलब की बातें समझ में नहीं आई। पर आज एक मतलबी बात कहने जा रहा हूँ। इस घर में मेरे पोते के अलावा सभी अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर ले, क्योंकि एक हफ्ते के बाद यह मेरा वही पुराना परिवार होगा जिसकी मिसाल सब लोग दिया करते थे। और अगर एक हफ्ते में अपना इंतज़ाम ना कर पाओ तो जहाँ इतने सालों तक हम रहे हैं वह जगह अभी भी वही है, वहाँ जाकर रह सकते हैं। तब शायद तुम लोगों को पता चले कि मतलबी लोग अब तक कैसे जी रहे थे। पिता की कठोर आवाज़ सुनकर सभी की बोलती बंद हो गई। अपने पिता की ठाट बाट और रुतबा देखकर तो दोनों बहू बेटे माता पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। लेकिन रोहित ने गुस्से में सभी का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया और ताला लगा दिया घर को। रोहित, तू तो हमारा बेटा है, तू हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? रोहित मुस्कुराकर बोला, पापा, जब दादाजी ने यह घर मुझे दे दिया है तो मैं अब इस घर का कुछ भी कर सकता हूँ। अब अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और सड़क के किनारे जाकर रहिए, तब आपको पता चलेगा कैसे दादा दादी ने वहाँ अपनी ज़िंदगी बिताई थी। तब आपको उनके दर्द का एहसास होगा कि बिना पैसों के इस कड़कती ठंड में सड़क पर रहना कितना मुश्किल होता है। अगर आज आपको सज़ा नहीं दी तो ना जाने कितने बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप के साथ यही करते रहेंगे। पापा, जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इतना कहकर रोहित अपने दादा दादी के साथ गाड़ी में बैठकर चला गया और सारे बेटे बहू बस ताकते ही रह गए। कुछ समय बाद रोहित ने अपने पैसों से उस शोरूम वाली ज़मीन पर एक बहुत बड़ा सा वृद्ध आश्रम बना दिया, जिसका नाम रखा गया पुष्पा वृद्ध आश्रम, जिसे खाली समय में वीर प्रताप जी और पुष्पा जी देखते थे। जो जिंदगी उन्होंने काटी सड़क पर, वह अब किसी और माता पिता को ना काटनी पड़े, यही सोचकर दुखियारे माता पिता की सेवा करने के लिए यह वृद्धाश्रम खोला गया। और वीर प्रताप जी और पुष्पा जी अपने जैसे हजारों लोगों की सेवा करते हुए अपने पोतों के संग अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारते रहे। तो दोस्तों, अपनी दादी दादू को इंसाफ दिलाने के लिए रोहित ने जो अपने माँ बाप के संग किया वह सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे आपसे। जय श्री राम।